Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan and I am Assistant Professor in Department of Mathematics, ComSet Institute of Information Technology. MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशन के सिलसिले का आज हमारा ये 24th लेक्चर है। 24th लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा लास्ट लेक्चर पे नज़र दौड़ाते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ें पढ़ी और क्या चीज़ें डिस्कस की, ताकि वो स्टूडेंट्स जो बवजह मजबूरी लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं कर सके उनको थोड़ा सा आइडिया हो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ पढ़ी थी और किन टॉपिक्स को देखा था। लास्ट लेक्चर की बात, लास्ट लेक्चर में हमने एक स्पेशल टाइप पढ़ी थी कि जब कर्नल हमारे पास सिमेट्रिक टाइप का हो। सिमेट्रिक टाइप मीन्स k ऑफ xt इक्वल्स टू k ऑफ tx। अगर इस टाइप का इंटीग्रल है तो उसे हम किस तरीके से डील करेंगे। उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने देखे कि किस तरीके से होमोजीनियस इक्वेशन और होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम डील करते हैं जब हमारे पास कर्नल सिमेट्रिक के फॉर्म में हो। और जब होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिक कर्नल, तो कुछ बातें हमारे सामने आई जिसमें हमने ये देखा कि इन जनरल अगर हम होमोजीनियस इक्वेशन को डील कर रहे हैं तो होमोजीनियस के केस में हमें आइगन वैल्यूज का इशू होता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस का, कि हम उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमारे सामने आए जिसमें यही था कि आइगन वैल्यू अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो रियल होंगे। इसके अलावा जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी, सेकंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि हमारे पास अगर डिफरेंट आइगन वैल्यूज लैम्डा n not equals to lambda m, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन u n of x एंड u of x, तो इस केस में ये दो फंक्शंस क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल मीन्स कि अगर इनका प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेट किया जाए u m of x इंटू u n of x dx, तो वो हमें क्या रिजल्ट देता है, 0। थर्ड, मल्टीप्लिसिटी और डिजनरेसी हमने डिफाइन की। इन सब रिजल्ट के एस्पेक्ट से लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि हमारे पास एक थ्योरम डेवलप होगा और उस थ्योरम की डेवलपमेंट में हमें क्या फ़ायदा होना है। उस थ्योरम का हमने नाम हिल्बर्ट शिमिड थ्योरम से डिस्कस किया था। और इस हिल्बर्ट शिमिड थ्योरम के बारे में कहा था कि हम आइंदा लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसका काम क्या है कि ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस केस में जो फंक्शन f of x और सोर्स टर्म और नॉन होमोजीनियस टर्म जिससे भी आप उसे रिप्रेजेंट करें उसको एक्सपेंड कर देता है इन टर्म्स ऑफ फोरियर
सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम बाकायदा स्टार्ट इससे ही करते हैं हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम की स्टेटमेंट से। तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट और फर्स्ट आर्टिकल ऑफ दिस लेक्चर, हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड किस चीज के लिए वैलिड है हमारे पास? फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। लेट f of x in the Fredholm equation of first kind is f of x equals to lambda a to b k of xt u of t dt, where k of xt equals to k of tx। इसके मीनिंग्स क्या है कि हमारे पास जो कर्नल है वो सिमेट्रिक है। लेट f of x in the Fredholm integral equation of first kind be square integrable on a less than x less than b, and let k of xt be asymmetric be a symmetric and square integrable on square xt a less or equals to x less or equals to b, or x lies between a and b and t lies between a and b, then f of x can be expressed in a Fourier series. That is, f of x equals to summation k varies from 1 to infinity, infinite Fourier series or Fourier series, ak
phi k of x, which is equation 1, where ak equals to integral a to b f of x and phi k of x dx equation 2 in terms of orthonormal eigenfunctions. Phi n of x of the symmetric kernel k of xt and the series 1 converges absolutely or uniformly. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी स्टेटमेंट हमारे पास हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम की। और हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम में हमने क्या स्टेटमेंट लिखी? लेट एफ ऑफ एक्स in the Fredholm integral equation of first kind, f of x equals to lambda a to b k of xt u of t dt is r b square integrable on a less or equals to x less or equals to b, and let kernel of integral equation is also square integrable on the square, then f of x can be expressed in the form of Fourier series by equation 1, where the constant or the coefficient ak to be determined or to be determined by equation 2 in terms of orthonormal eigenfunction phi n of x of the symmetric kernel k of xt and series 1 converges uniformly or absolutely. इसी के साथ रिमार्क यहाँ पे पेश करते हैं, डायरेक्ट से डिनोट कर देते हैं। दिस थ्योरम एंड द फॉलोइंग following Mercer theorem are essential for the development or developing the resolvent for non-homogeneous
Fredholm integral equation with symmetric kernel. Mercer theorem expresses the symmetric kernel as an infinite series of a product of its orthonormal eigen फंक्शंस। तो नेक्स्ट हम मर्सर थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद मर्सर थ्योरम की स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने इनकी एग्जिस्टेंस हिल्बर्ट श्मीट थ्योरम और मर्सर थ्योरम की एग्जिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिस्कस करनी है और उनसे देखना है कि किस तरीके से हिल्बर्ट श्मीट थ्योरम और मर्सर थ्योरम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस पे अप्लाई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मर्सर थ्योरम। If the kernel K of xt is symmetric and square integrable on the square xt equals to b or t lies between a and b continuous and has only positive eigenvalues or at most a finite number of negative eigen values, then series k varies from 1 to n, phi k of x, phi k of t over lambda k converges absolutely
and uniformly and gives the following by linear form of the symmetric kernel k of xt equals to k varies from 1 to n phi k of x phi k of t over lambda k. स्टेटमेंट में हमने क्या देखा कि if the kernel k of xt is symmetric and square integrable on the square is continuous and has only positive number. Positive eigen values are at most a finite number of negative eigen values. Then series k equals to 1 to n phi k of x phi k of t over lambda k converges absolutely or uniformly and gives the following bilinear form of the symmetric kernel k of xt equals to phi k of x phi k of t over lambda k. अब इन थ्योरम्स की एक्सिस्टेंस चेक करने के लिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं. Eigen functions of homogeneous equation with a symmetric kernel. The eigen functions u k of x u k of x equals to lambda k a to b k of xt u of t dt equal 1 of the symmetric kernel k of xt equals to x into 1 minus t x lies between 0 and t into 1 minus x again to 1 x lies between t and 1 t into 1 minus x which is equivalent to can be obtained by reducing one to its equivalent eigenvalues
डी स्क्वेयर यू ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्डा u equals to 0, which is equation 3, and u of 0 equals to u of 1 equals to 0. Dear students, आपको याद हो शुरू के लेक्चर में हमने होमोजीनियस इक्वेशन, यहाँ पे वर्ड फ्रेडहोम या वर्डेरा का यूज़ नहीं कर रहे, होमोजीनियस इक्वेशन हमने चेक की थी कि उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में या नहीं। तो सेम वही प्रॉब्लम है हमारे पास, यू के ऑफ एक्स इक्वल्स टू लेमडा के ए टू बी के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी, जो हमने जनरल फॉर्म में सॉल्व किया था और उसे कन्वर्ट किया था बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, डी स्क्वेयर यू बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्डा यू इक्वल्स टू 0 सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन यू ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड यू ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही फॉर्म है जिसमें हम आइगन फंक्शंस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन विद एसिमेट्रिक कर्नल डिफाइन कर रहे हैं। तो इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करने के बाद कुछ हमने आइगन फंक्शंस वहाँ पे डिफाइन किए थे, लैम्डा की वैल्यू डिफाइन की थी कि लैम्डा की वैल्यू किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस भी डिफाइन किए थे साइन एन पाई एक्स की फॉर्म में। और लैम्डा की वैल्यू हमारी आई थी लैम्डा इक्वल्स टू के स्क्वेयर पाई स्क्वेयर। उस केस में हमने एन से रिप्लेस किया था, तो वहाँ पे वैल्यू एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, और यहाँ पे वो सबस्क्रिप्ट के है तो हमारे पास वैल्यू के स्क्वेयर पाई स्क्वेयर की फॉर्म में आएगी। तो आगे उसके डायरेक्ट वैल्यूज को यूटिलाइज करके या डायरेक्ट वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस लेक्चर एग्जांपल, जब हमने वहाँ पे सॉल्व किया था, द आइगन फंक्शंस of equation 3 in terms of boundary problem or differential equation, and 4 are clearly u of x equals to sin k pi x, or u of x equals to sin n pi x, जैसा कि हमने उन लेक्चर में u of x को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ n pi x, in the corresponding eigen value or corresponds to the eigen values lambda k equals to k square pi square. These eigen values lambda k equals to k square pi square of the symmetric kernel which is given in equation 2 are real, and eigenfunctions
साइन के पाई एक्स आर orthogonal. Now जो norm square equals to a to b dx equals to 0 to 1 और u की वैल्यू हमारे पास साइन के पाई एक्स स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर के पाई एक्स dx और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1/2। इसकी वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं किस सेंस में, r साइन स्क्वायर के पाई एक्स 0 to 1 dx और से अल्टरनेट फॉर्म में, क्योंकि डायरेक्ट साइन स्क्वायर को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, 1 माइनस cos 2x/2 dx equals to 1/2 integral 0 to 1 dx minus 1/2 integral 0 to 1 cos of 2x dx upon integration. Our integration yields 1/2 x 0 to 1 minus 1/2 cos x 2x का इंटीग्रल साइन 2x, अब साइन 2x 0 to 1 तो हमारे पास फॉर्म क्या है, साइन स्क्वायर के पाई x, तो यहाँ पे हमने एडिशन क्या करनी है, के पाई x, x की जगह के पाई x। सिमिलरली जब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे भी के पाई x और यहाँ पे भी रिजल्ट के पाई x। सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स, यहाँ से हमें 1/2 मिला और साइन 2 पाई ये 2 के पाई वो भी रिजल्ट हमारे पास 0 है और 0 सब्स्टिट्यूट करने से भी तब रिजल्ट 0, तो उस केस में ये पोर्शन हमें रिजल्ट 0 देगा। और यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड लिखी है 1/2, हमने इस तरीके से प्रूफ कर दी कि अगर डायरेक्ट आप उसे इंटीग्रेट कर लें तब भी ठीक है, और डायरेक्ट अगर रिजल्ट यूज़ कर लें तब भी वो फॉर्म ठीक है। और नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे हम कोई थ्योरम का रेफरेंस देंगे, थ्योरम का कोई हवाला देना होगा या थ्योरम की यूटिलाइजेशन होगी, उस केस में डायरेक्ट वैल्यूज़ जो सम नॉन फंक्शंस की डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ यू के स्क्वेयर equals to 1/2, hence the orthonormal eigenfunctions are phi k of x equals to u k of x divided by equals to sin k पाई x, और u के नाम की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, क्योंकि u के नाम के स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की विच इज़ 1/2 और u के नाम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2।
equals to under root 2 sin k पाई x। ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस आ गए। अब द सिमेट्रिक kernel 2 is square integrable on the square xt such that x lies between a and b and also t lies between a and b, since it is bounded in x and t, the eigenvalues are simple since lambda k equals to k square pi square there corresponds only one eigen function sin k pi x। Therefore the condition of Hilbert Schmidt theorem are satisfied as k of xt in equation 1 is symmetric and square integrable. For example, the non-homogeneous term f of x equals to x in the Fredholm integral equation of first kind x equals to 0 to 1 k of xt u of t dt with
kernel of integral equation given in equation 2 is given as x equals to summation k equals to 1 to infinity under root 2 sin k pi x इंटू ए के। तो ये फॉर्म हमारे पास कौन सी आ गई, हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम के एफ ऑफ एक्स को एक्सपैंड करेगा इन अ फोरियर सीरीज ए के फाई के ऑफ एक्स। तो इसको कंपेयर करें ए के और फाई के ऑफ एक्स जो हमने फाइंड किया स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन के पाई एक्स। x equals to k varies from 1 to infinity square root of 2 sin k pi x, where ak 0 to 1 x under root 2 sin k pi x dx. After simplification it gives minus 1 raised to power k plus 1 into square root of 2 over k pi, implies x equals to summation k varies from 1 to infinity। a k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें minus 1 raised to power k plus 1 into square root of 2 over k pi and phi n of x under root 2 sin k pi x under root 2 into under root 2 which is equals to k varies from 1 to infinity minus 1 raised to power k plus 1 2 over k pi sin k pi x, which is equation 5 and is Fourier series which is a Fourier sine series for f of x equals to x and x lies between 0 and 1. Also k of x t of 1 satisfies the Mercer's theorem, since it is continuous and its eigenvalue are positive, lambda k equals to k square pi square. Therefore k of xt can be expressed as k of xt equals to summation k varies from 1 to infinity phi k of x phi k of t divided by lambda k, और इनके अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें
तो वो 2 √2 sin k pi x एंड √2 sin k pi t, तो √2 मल्टीप्लाई होकर 2 कांस्टेंट बाहर, k वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, sin k pi x into sin k pi t divided by k square pi square equals to 6। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स क्या चीज़ ऑब्जर्व की और क्या चीज़ सीखी इस एग्जांपल की मदद से कि किस तरीके से हम हिल्बर्ट शेमिट थ्योरम को और मर्सर थ्योरम को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे या अपनी डिफरेंट इंटीग्रल इक्वेशंस पे, और वो इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोम इक्वेशन विद सिमेट्रिक कर्नल। Solution of Fredholm equations with symmetric kernel with the aid of for going treatment are important development of the Fredholm homogeneous equation with symmetric kernel u of x equals to lambda a to b k of xt u of t dt, where k of xt equals to k of tx, or simply kernel is symmetric। डिनोट करते हैं इक्वेशन स्टार के साथ। we show here that the resolvent gamma of xt lambda of the non-homogeneous Fredholm equation u of x equals to f of x plus lambda a to b k of x t u of t dt, where kernel is symmetric, denoted by equation double star, is expressed as an infinite series
of the orthonormal eigen functions phi k of x of the kernel k of xt gamma of xt lambda equals to k varies from 1 to infinity phi k of x phi k of t divided by lambda minus lambda k, where lambda not equals to lambda k equivalent 1, and hence the solution to non-homogeneous equation with symmetric kernel k of xt is u of x equals to f of x plus lambda k equals to 1 to infinity a k phi k of x divided by lambda k minus lambda equivalent to, and a k equals to a to b f of x phi k of x dx, which is equation 3. To prove 2, we write equation double star in the form u of x minus f of x equals to lambda a to b k of xt u of t dt, and set u of x minus f of x equals to h of x equals to lambda a to b k of xt u of t dt, which is equation 4. Which is suitable for the Hilbert Schmidt theorem with the function h of x equals to u of x minus f of x according to
Hilbert Schmidt theorem, we can expand h of x in a Fourier series of the orthonormal eigen functions phi k of x of the symmetric kernel k of xt h of x equals to u of x minus f of x equals to summation k varies from 1 to infinity bk phi k of x, which is equation 5, and bk equals to integral a to b h of x phi k of x dx equals to a to b h of x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें u of x minus f of x phi k of x dx, which is equal to a to b u of x phi k of x dx minus integral a to b f of x phi k of x dx, which is equals to dk माइनस ए के, जो कि हमने इक्वेशन तो पहले डिफाइन किया कि जब फोरियर सीरीज में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी भी फंक्शन या नॉन होमोजेनियस टर्म को, तो उसमें कोफिशिएंट ए के कैलकुलेट किए जाते हैं इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स फाई के ऑफ एक्स, मीन्स नॉन होमोजेनियस टर्म इनटू आइगन फंक्शन डी के माइनस ए के, बी के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई कोफिशिएंट्स की फॉर्म में, विच इज इक्वेशन 6. Here dk is the Fourier coefficient of u of x plus dk equals to a to b u of x phi k of x dx, इसे हम इक्वेशन 7 कह देते हैं. एंड a k is the Fourier coefficient of AK or coefficient of f of x or given function f of x, जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन है. इन इक्वेशन 6
we have now relate or relation between BK, DK and AK. It is clear that we need to express BK of equation 6 in terms of AK to find or to arrive final solution of equation 2. To do this, we need another relation BK equals to lambda over lambda K DK, which can easily show since BK equals to integral a to b u of x minus f of x phi k of x dx, equals to a to b lambda a to b k of xt u of t dt into phi k of x dx by using equation 4. इस फॉर्म में कन्वर्ट किया BK को, मेकिंग BK equals to lambda a to b u of t integral a to b k of xt phi k of x dx into dt. Interchange of order of integration or changing the order of integration a to b u of t dt and a to b k of xt phi k of x dx. This implies BK equals to lambda a to b u of t a to b k of tx
phi k of x dx into dt इक्वेशन 8। और यहाँ पे के टी एक्स किस वजह से लिखा, सिंस के ऑफ एक्स टी इज सिमेट्रिक। अगर वो सिमेट्रिक है तो हम के ऑफ एक्स टी को के ऑफ टी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। के ऑफ टी एक्स फाई के ऑफ एक्स डी एक्स डी टी, सिंस phi k of x is eigen function corresponding to the eigenvalue lambda k, then by definition we get phi k of x किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा k a to b k of x t phi k of t dt or phi k of t equals to lambda k a to b k of t x phi k of x dt। फर्स्ट केस में हमारे पास dx था, यहाँ पे dt। by interchanging x and or by changing x and t। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इक्वेशन 8 में हम देखें हमारे पास फॉर्म क्या है, a to b k of t x phi k of x dx dt। तो phi k of t equals to lambda k a to b k of tx phi k of x dx implies a to b k of tx phi k of x dx equals to phi k of t over lambda k। किस जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, अब फॉर्म हमारे पास क्या आ गई, phi k of t over lambda k which is equation 9 using equation 9 in equation 8 के equation 9 को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो अब हमारे पास बीके की फॉर्म क्या बनेगी, पास बीके की बीके इक्वल्स टू लैम्डा a to b u of t into phi k of t over lambda k dt equals to lambda over lambda k a to b u of t phi k of t dt। और इस सारी वैल्यू को अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल है, dk के इक्वल इक्वल्स टू लैम्डा ओवर लैम्डा के dk इक्वेशन 10।
तो बी की वैल्यू किस फॉर्म में आ गई, बी के इक्वल्स टू लैम्डा ओवर लैम्डा के डी के, जिसका हमने कहा था कि हमें रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी और वो रिलेशन हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 4। बी के इक्वल्स टू लैम्डा ओवर लैम्डा के डी के, मेकिंग यूज ऑफ टेन for dk in equation 6, we get इक्वेशन 6 हमारे पास किस फॉर्म में थी, बी के इक्वल्स टू डी के माइनस ए के। बी के इक्वल्स टू डी के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, लैम्डा ओवर लैम्डा के into implies dk equals to lambda k over lambda into bk। dk की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, lambda k over lambda into bk माइनस ए के। बी के कोफिशिएंट्स को कंबाइन करें तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, लैम्डा के ओवर लैम्डा बी के माइनस बी के इक्वल्स टू ए के। बी के कॉमन लें, लैम्डा के ओवर लैम्डा माइनस 1 इंटू बी के इक्वल्स टू ए के, इम्प्लाइज लैम्डा के माइनस लैम्डा ओवर लैम्डा इंटू बी के इक्वल्स टू ए के। हमें बी के की वैल्यू चाहिए कोफिशिएंट, ताकि हम इसको इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट करें। इम्प्लाइज बी के इक्वल्स टू ए के ओवर लैम्डा के माइनस लैम्डा ओवर लैम्डा, implies bk equals to ak lambda over lambda minus lambda k r equals to ak lambda over lambda k minus lambda। वैल्यू आ गई हमारे पास बीके की, यहाँ पे रिराइट कर लेते हैं, बीके इक्वल्स टू लैम्डा ओवर लैम्डा के माइनस लैम्डा इंटू ए के, इक्वेशन 11। मेकिंग यूज ऑफ इक्वेशन 11 in equation 5, we get u of x equals to f of x plus lambda, k varies from 1 to infinity, a k phi k of x ओवर लैम्डा के माइनस लैम्डा। और इक्वेशन 5 को अगर हम देखें, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी b के phi k ऑफ x। b के की जगह हमने वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की, लैम्डा ओवर लैम्डा के माइनस लैम्डा इंटू ए के phi k ऑफ x, which is equation 2, जिसे हमने प्रूफ करना था। द सोल्यूशन ऑफ
नॉन होमोजीनियस equation of second kind with symmetric kernel k of x t. This solution can be written after using AK from equation 3. U of x equals to f of x plus lambda summation k equals to 1 to infinity phi k of x over lambda k minus lambda a to b f of t phi k of t dt. R u of x equals to f of x plus lambda integral a to b k equals to 1 to infinity phi k of x phi k of t over lambda k minus lambda f of t dt. Taking minus common, u of x equals to f of x minus lambda a to b summation 1 to infinity phi k of x phi k of t over lambda minus lambda k into f of t dt equals to f of x minus lambda a to b gamma of xt lambda f of t dt. Or where gamma of x t lambda equals to summation k varies from 1 to infinity phi k of x phi k of t over lambda minus lambda k is the required resolvent of the integral equation or non-homogeneous integral equation of Fredholm equation. यहाँ पे अगर हम u of x को देखें, u of x equals to f of x minus lambda a to b gamma of x t lambda f of t lambda इक्वेशन 13 और इक्वेशन 13 में जो रिजॉल्वेंट डिफाइन है उसे हमने डिनोट किया इक्वेशन 14 से. अब इसमें आपने देखा कि किस तरीके से सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन जब हमने फाइंड किया तब हमारे पास रिजल्ट क्या है, और नॉन होमोजीनियस के केस में जब रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड किया तो रिजॉल्वेंट कर्नल हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज और आइगन फंक्शंस और इन्फिनिट सीरीज की फॉर्म में हमें उसका रिजल्ट मिला. नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल से कि क्या रिमार्क्स
यूज़ होंगे, कौन कौन सी कंडीशंस या सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, उस सिलसिले में डिस्कशन होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।